मैं अब इसको ना लिख के एंटर करके बताती हूँ। ये देखें, अब मुझे समझाएं कि ये क्या टेस्ट ऑफ 5 ये क्यों आया। मैम ये जो दूसरा वाला है लेमडा x प्लस एक्स, इसको इग्नोर किया। अच्छा, अभी हमने ये कॉल नहीं किया, ये मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको कहा कि इसको समझने के लिए पहले ये समझ आना जरूरी है कि ये क्या हो रहा है। मैंने एक टेस्ट का फंक्शन बनाया जिसमें एक इनपुट जा रही है, फिर उसके अंदर एक और फंक्शन बनाया टेस्ट 2 का, उसमें कोई इनपुट नहीं जा रही, और अंदर वाला फंक्शन एक्स में एक्स को ऐड कर रहा है। और एक्स ये कहाँ से ले रहा है, इसको यहाँ से नहीं मिलता, ये बाहर जाके देखता है, इसको इधर से मिल जाता है तो ये ले लेता है। लेकिन जो बाहर वाला फंक्शन है ये टेस्ट 2 रिटर्न कर रहा है जो कि इसके अंदर बना हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं टेस्ट ऑफ 5 के साथ कॉल करूंगी तो आउटपुट क्या आएगी। आपने कहा 10 आएगी, लेकिन इसकी आउटपुट इस टाइम पे ये आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्यों आ रही है, कोई बता सकता है। मैम टेस्ट टेस्ट कॉल ही नहीं हुआ। टेस्ट कॉल तो हुआ है, टेस्ट तो कॉल हुआ है, क्योंकि अगर ना कॉल होता है, कोई मसला होता तो एरर आ जाता। टेस्ट 2 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, टेस्ट 2 कॉल नहीं हुआ, लेकिन इसने इस टेस्ट वाले फंक्शन ने ये क्यों रिटर्न किया है, ये क्या बता रहा है। मैम ये कहता है कि जो टेस्ट फंक्शन है ये लोकल वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमने ग्लोबल वेरिएबल नहीं लिया, तो इसी वजह से मेरे ख्याल से ये आ गया। अच्छा, अब मैं आपको मैं अभी समझाती हूँ ग्लोबल अब वेरिएबल, आप लोगों को। देखो जी, ग्लोबल वेरिएबल क्या है? अच्छा, यहाँ पे पहली बात ये कि मैंने कोई वेरिएबल नहीं बनाया, ठीक है। किसी को समझ नहीं आती तो मुझे बताएं। बाहर वाला जो ये कॉल यहाँ पे मैंने किया है, टेस्ट फंक्शन को इनपुट भेजी 5, यानी कि 5x जो है वो 5 के इक्वल हो गया। अब ये वाला जो फंक्शन है बाहर वाला, ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है टेस्ट 2। ये जब एग्जीक्यूट हुआ तो एग्जीक्यूट ये तो नहीं हो सकता, फंक्शन के अंदर फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक कि उसको कॉल ना किया जाए, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि टेस्ट 2 कॉल ही नहीं हुआ। सिंपल ये हुआ है कि टेस्ट ने रिटर्न कर दिया टेस्ट 2। तो टेस्ट को आप 5 दें, 10 दें, 18 दें, जो मर्जी दें, उसने टेस्ट 2 को रिटर्न करना। और टेस्ट 2 को जब रिटर्न करेगा तो सिंपल इसकी जो वैल्यू है वो एक फंक्शन के इक्वल ही होगी, क्योंकि फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो आप ये देखें कि फंक्शन टेस्ट डॉट लोकल्स डॉट टेस्ट 2 वो ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो टेस्ट 2 के बराबर है, और वो डिफाइन हुआ है टेस्ट के लोकल फंक्शंस के तौर के ऊपर। बात फॉलो की है। अब इसको किस तरह से समझ में आती है, आएगी आपको बात। ये इसको समझ आने का तरीका ये हो सकता है कि टेस्ट ऑफ 5 आपको पता है एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और वो फंक्शन क्या है टेस्ट 2, और उस फंक्शन के अंदर कोई इनपुट नहीं जाती। तो उसका मतलब है कि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाई, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन को कॉल किया मैंने इस तरह से, और मैंने एंटर किया तो अब 10 आया। बात कुछ मैम समझ नहीं आया, नहीं है, दोबारा कॉल बता सकते हो। दोबारा दोबारा बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, ये जो अगर मैं इसको कर दूं टेस्ट ऑफ 20, ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को मैं इक्वल कर देती हूँ किसी भी चीज के, लेट्स से मैं कह देती हूँ t इज इक्वल टू टेस्ट ऑफ 20, क्योंकि मुझे ये पता है कि टेस्ट ऑफ 20 जो है वो कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा है। वो फंक्शन क्या है, टेस्ट कॉल हुआ विद द वैल्यू 20, और इस टेस्ट के फंक्शन ने रिटर्न कर दिया टेस्ट 2, और टेस्ट 2 एक और फंक्शन था, ठीक है। इसका मतलब है कि टेस्ट ऑफ 20 कोई फंक्शन के इक्वल होगा, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो मैंने इस टेस्ट ऑफ 20 को एक वेरिएबल के इक्वल कर दिया। टी को चेक किया, टी एक फंक्शन का नाम था जो कि टेस्ट के फंक्शन के अंदर एक लोकल फंक्शन के तौर पे बना हुआ था, जो कि टेस्ट 2 है। अब टेस्ट 2 के अंदर कोई इनपुट नहीं जा रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको कॉल करने का तरीका सिंपली ये है। ऐसी है ना कि अगर मैं कोई सिंपल सा फंक्शन बना लूं जिसका नाम है ट्राई, और उसके इनपुट में कुछ नहीं मैं लिखती, मैंने लिखा डेफ ट्राई, और उसके इनपुट में, अच्छा ट्राई का वेरिएबल पहले से डिफाइन हुआ हुआ इसलिए मैं ट्राई इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो ट्राई 2 लिख देते हैं और ऐसे करते हैं।
और फिर मैं यहाँ पे सिंपल कर देती हूँ प्रिंट हेलो, मैं इसको एंटर करती हूँ और रिटर्न कर देता है ये लेट्स से 2, और मैं एंटर कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं ट्राई 2 को जब मैंने कॉल करना होगा, इसमें कोई इनपुट नहीं जाती, तो मैं सिंपली ऐसे करके कॉल करूंगी ना। ठीक है, तो अब जब मैं इसको इस तरह से कॉल करूंगी, ऊपर भी यही हिसाब है कि ऐसे फंक्शंस जो कि जिनमें कोई इनपुट ना जा रहा हो, उसको कॉल करने के लिए सिर्फ मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगाई थी, और वो इसी लगाई थी कि टेस्ट ऑफ 5 जो है वो एक फंक्शन रिटर्न कर रहा था जो कि ये है। बात फॉलो किया। अब इसको एक और तरीके से मैं आपको समझाने की दोबारा कोशिश करती हूँ। हम दोबारा अपना फंक्शन बनाते हैं आउटर फंक्शन। उस फंक्शन के अंदर इनपुट जाती है x। यहाँ पे मैं और सिंटेक्स लिख देती हूँ कि दिस इज आउटर फंक्शन, और मैं एंटर कर देती हूँ और मैं इधर लिखती हूँ इनर f, और इसके अंदर एक और y भेज देती हूँ, और यहाँ पे मैं कहती हूँ कि वो रिटर्न कर दे x प्लस वाई। और फिर हम इसको बल्कि यहाँ पे मुझे एक और लाइन लिखनी चाहिए, यहाँ मैं लिखती हूँ प्रिंट दिस इज इनर फंक्शन, और एक सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, और इसने ये कर दिया, और एंड पे रिटर्न इनर एफ। ठीक है, और मैंने ये लिख दिया, मैं ये एंटर कर देती हूँ। अब मुझे ये बताएं कि जब मैं आउटर फंक्शन को विद 4 कॉल करती हूँ तो आउटपुट क्या आएगी इसकी? मैम ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखी आएगी दिस इज आउटर फंक्शन, और आगे लिखा आएगा कि वो दूसरे फंक्शन के ऊपर जा रहा है, उसके लोकल्स में डिफाइन है। ठीक है, अब ये देखें, शाबाश, ऐसे ही हुआ। उसने कहा है कि दिस इज आउटर फंक्शन, ये वाला कॉल नहीं हुआ। ठीक है, इनर फंक्शन कहीं से नहीं प्रिंट हुआ, ये लाइन के इनर फंक्शन कॉल नहीं हुआ, और उसने क्या किया, इनर फंक्शन एफ रिटर्न कर रहा था, उसने ये रिटर्न कर दिया। अब इसको क्या करने, कॉल करने का क्या तरीका है? आउटर एफ को मैंने 4 के साथ कॉल किया, और अब ये चूंकि आउटर एफ किसी फंक्शन के बराबर था, मैंने इसको कॉल करने की कोशिश की, कॉल करने की कोशिश करती हूँ पिछली दफा की तरह। अब ये देखें एरर आया। एरर क्यों आया, कोई बता सकता है? यहाँ पे y का वैल्यू नहीं है तो इसी वजह से। यहाँ पे हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। आउटर फंक्शन इनर फंक्शन के इक्वल था, और उसको एक और इनपुट चाहिए, वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आउटर एफ 4, और यहाँ मैंने पास किया 3, एंटर किया। अब ये देखें, दिस इज आउटर फंक्शन पहले प्रिंट हुआ, इनर फंक्शन रिटर्न हुआ, इनर फंक्शन विद न्यू वैल्यू कॉल हुआ, और एंड पे रिटर्न हो गया x प्लस वाई। अब बात समझ आइए कुछ? यस मैम। ठीक है, सबको समझ आ गया, क्लियर हो गया? फिर हम इसलिए नेस्टेड फंक्शन अब आगे मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रही हूँ। अच्छा, अब हम ऊपर इसी सवाल के ऊपर वापस आते हैं। अब ये जैसे मैंने दो फंक्शंस अंदर बाहर लिख के ट्राई किया ना, अब लैम्डा फंक्शन के साथ अगर ऐसे करना हो तो वो हम किस तरह से करते हैं। तो ये मैंने बाहर एक फंक्शन बनाया जिसकी इनपुट में एक, जो इनपुट एक ही लेता है, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया जिसकी कोई इनपुट नहीं है, और वो सिंपली क्या कर रहा है कि बाहर वाली इनपुट लेके x प्लस एक्स कर देता है। तो ये मैंने लिख के एंटर कर दिया। अब अगर मैं f लिख के कॉल करती हूँ तो क्या होगा? सिंपल f लिख के एंटर करूंगी तो क्या होगा? ये एक फंक्शन है, और अगर मैं f ऑफ 2 लिख के कॉल करती हूँ तो क्या होगा? मैम 4 होगा ना? नहीं, एक्स आएगा फिर वो फाइव है फिर रूट फिर आएगा। सोचें, पुरानी f बात ऑफ पे सोचें। जो है वो फर्दर लैम्डा के ऊपर वही डिपेंड है। हाँ, ये देखें, टू लोकल। f ऑफ फंक्शन है, f ऑफ x, बाहर वाला फंक्शन जब 2 के साथ कॉल होता है तो वो रिटर्न कर रहा है एक और फंक्शन, क्योंकि उसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है। समझ आई बात है कि नहीं? मैम बात फॉलो किया? तो इसने 2 रिटर्न किया। 2 नहीं रिटर्न किया। 2 ये कब रिटर्न करेगा? 2 तो नहीं खैर रिटर्न करेगा। f ऑफ 2 बाहर वाला फंक्शन, f का वेरिएबल है, इसको मैंने x2 भेजा, और जब 2 भेजा तो इसने अंदर वाला फंक्शन रिटर्न कर दिया, जैसे यहाँ पे हो रहा है, उसने इनर f रिटर्न कर दिया। ठीक है,
जब उसने इनर एफ रिटर्न कर दिया है तो अब इसको कॉल करने का दूसरा तरीका होगा वो ये कि एफ ऑफ 2 और फिर उसके बाद इनर फंक्शन को कॉल करेंगे। अब 4 आएगा क्योंकि 2 अंदर पास हो जाएगा, वो 2 + 2 4 हो जाएगा। जी बच्चों, बात समझ आई है आपकी नहीं आई? आपके अपने घर में भी बहनें होंगी, रख के देखें यही काम होगा। पीछे से गंदी गंदी आवाजें आएंगी। जी बच्चों बताएं, बात समझ आई? यस मैम। बच्चे भी तंग हो गए सुन। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो बताएं। हमने इसको ले जाए यहाँ से। जी बच्चों, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कोई फायदा नहीं हो तुम्हारी पढ़ाई का, जाएगी। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन तो नहीं। अब मैं फिर अगले नहीं तो क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ, इसको मैं तफसील से फिर बता दूँ। चलें फिर मैं आगे चलती हूँ। मैं अभी भी इधर पॉज इसलिए कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा वो कॉम्प्रीहेंशन में मुश्किल हो सकती है। नेस्टेड फंक्शन है, इसी तरह से मे बी कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें ट्रिपल नेस्टेड लैम्डा हो जाए, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा। यानी मैं इनर एफ के अंदर एक और इनर फंक्शन बना दूँ तो फिर क्या होगा, फिर उसको कॉल करने का क्या तरीका होगा। तो थोड़ा सा इसको देख लें। हाँ जी आसिफ जी, 2 रोल नंबर जी। बच्चा आपने क्या पूछना है? मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में अगर कोई फंक्शन अप्लाई करना हो, उस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो, यानी कि फर्ज करें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना हो, तो हम डायरेक्ट भी फॉर लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x मल्टीप्लाइड बाय 2 फॉर x इन लिस्ट। तो हम ये लैम्डा क्यों इस्तेमाल करते हैं? लैम्डा बस एक सिंगल लाइन है ना। अब जैसे ऊपर अगर मैं आऊँ, अपने ये जो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन हमने पहले डिस्कस की थी, उस लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में आपको आप देखेंगे एक लाइन में बस फंक्शन बनाया और उसको आपने कॉल कर दिया। आगे कुछ ऐसी एग्जांपल्स नहीं आएंगी कि जहाँ पे आप डायरेक्टली इधर ही फंक्शन बना के सिंपल कॉल भी कर सकेंगे। तो वो सिर्फ आसानी के लिए जो है ना, यानी शॉर्टकट, यानी आपको अलग से ये डेफ का सिंटैक्स और इस तरह की चीजें नहीं बनानी पड़ेंगी और आप सिंगल लाइन में कर लेंगे। मेरे ख्याल से इसी डिस्कशन में एक एग्जांपल भी है इस मौजू पे, अभी सही देखते मैम। हैं। ठीक है, अच्छा चलें फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज से समझ आ गई है ना बात? यस मैम, ये आ गया मुझे समझ। थैंक यू। क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी वही है तकरीबन जो मैंने आपको समझाया था, और इसमें ये है कि y इक्वल टू कहाँ गया, कहाँ लिख रहे हैं हम, ये y इक्वल टू 3 और फिर f इक्वल टू लैम्डा ऑफ x, और इसके अंदर एक नेस्टेड फंक्शन है विच इज लैम्डा ऑफ, ये लिखा, इसका कलर खैर नहीं चेंज हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ? लैम्डा स्पेलिंग गलत लिखे हैं मैंने, लैम्डा, और यहाँ पे है एक में बी नहीं डाला, एक में डी नहीं डाला, और फिर इधर हमारे पास आ गया। इसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग बात मैं इस फंक्शन में आपको समझाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले देखते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मैं f ऑफ 2 लिखूंगी तो क्या आउटपुट आएगी, ये बताएं। 5 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू 3 है, तो 2 और y तो 2 और 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर से सोचें आप, f ऑफ 2 किसके बराबर आएगा? भाई ये वो एक एम्प्टी ब्रैकेट और लगाएंगे फिर कॉल होगा ना, 5 आएगा। इस y का वैल्यू चला हाँ, गया। हाँ जी, लेकिन अभी एम्प्टी ब्रैकेट्स नहीं लगाई तो इसकी आउटपुट क्या होगी f ऑफ 2 की? वही वो एफ फर्दर फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ये पता लगेगा कि उसमें एक इनर फंक्शन। इनर फंक्शन है वो, तो आउट
कुछ फंक्शंस वगैरह कुछ इस तरह का बताएगा, वो ये कहेगा कि लैम्डा का लोकल जो लैम्डा है ये चीज रिटर्न हो रही है, एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है जो कि लैम्डा फंक्शन का लोकल फंक्शन है। क्या चीज रिटर्न हो रही है? ये रिटर्न हो रही है, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि मैं f(2) लिखूं और ये, तो अब क्या आंसर आएगा? एरर एरर आएगा। शाबाश। क्यों आएगा एरर? क्योंकि y वेरिएबल है ही। हाँ, क्योंकि बाय अंदर वाला फंक्शन जो है वो कोई इनपुट नहीं लेता, तो इसका वो खाली है, इसका मतलब उसमें से 4 को निकाल दूंगी और मैं एंटर करूंगी तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और वो 5 इसलिए आएगा क्योंकि y का एरर जो नहीं आएगा, क्योंकि y ऊपर ग्लोबली डिफाइन था, तो उसने y जो है वो यूज कर लिया। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा आगे हमारे पास अगला फंक्शन है लैम्डा ऑफ y और x प्लस y। अच्छा अब ये हमारे पास, अच्छा अब बताएं अब क्या होगा। अब अगर मैं g लिखती हूँ तो क्या रिटर्न होगा? फंक्शन ही रिटर्न कि जी एक फंक्शन है। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, आप लोग गौर करें। मैम एरर आएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू तो दी नहीं हुई, अच्छा चलें एंटर क्योंकि करके हम यहाँ देख पे y लेते की वैल्यू भी नहीं ना दे रहे। हैं। एरर नहीं आया, वजह बता सकते हैं कोई? उसने सिर्फ फंक्शन बताया कि ये एक फंक्शन है, हमने भी इसको कॉल तो नहीं किया हाँ वेरिएबल के साथ। लेकिन हाँ, जब आप बाजू का पाइथन का कोड लिख रहे होते हैं और अगर आपने कहीं पे कोई ऐसा वेरिएबल बना लिया है जो नहीं डिक्लेयर किया हुआ, तो वो आपको एरर देता है, यूज करने की कोशिश कर रहे हो ऊपर डिफाइन ना हो। लेकिन यहाँ पे इसको कहते हैं हम डिलेड एग्जीक्यूशन, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। डिलेड एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पे एरर नहीं आया, हालांकि एक्स डिफाइंड नहीं था। सिर्फ जब लैम्डा फंक्शन आप बना रहे हैं ना, तो उसने ये सिर्फ जी को कर दिया है कि जी जो है वो एक फंक्शन के इक्वल है, और जी को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया? क्योंकि हमने जी को कोई भी चीज प्रोवाइड ही नहीं की। कोई इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो एग्जीक्यूट करेगा। बात पर है तो x प्लस वाई जो है ना वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपने g को कोई वैल्यू नहीं दी है। एग्जीक्यूशन तब होगी जब आप उसको कोई वैल्यू देंगे, क्योंकि अब उसने y की जगह पे 2 को रिप्लेस किया है और x की जगह पे उसको कुछ नहीं मिला था, तो उसने एरर दे दिया कि x इज नॉट डिफाइंड। ये बात सबको समझ आती है डिलेड एग्जीक्यूशन की? एग्जीक्यूशन तब हो रही है जब आपने फंक्शन को कॉल किया, अदरवाइज एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। लेकिन नॉर्मल केसेस में जब भी आप कोड लिख रहे होते हैं, तो आप अगर कोई ऐसा वेरिएबल यूज करें, यानी फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक फंक्शन यहाँ पे लिख के देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा टेस्ट और इसमें मैंने पास किया यहाँ, और यहाँ मैंने कर दिया रिटर्न जो है n प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखें इधर आपको एरर नहीं आया। इसके बरक्स अगर मैं इधर लिखती हूँ c इज इक्वल टू n प्लस एक्स, तो यहाँ देखें कि मुझे उसी टाइम पे एरर आ जाएगा कि n जो है वो इट इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर मैं एक और काम करके आपको दिखाती हूँ कि टेस्ट ऑफ 1 और मैंने इसको x के साथ कॉल किया और यहाँ पे, अच्छा मैंने सेमी कॉलन नहीं डाला था लेकिन, सो टेस्ट ऑफ x और यहाँ हम कर देते हैं c इज इक्वल टू b प्लस एक्स और रिटर्न सी। अब मैंने एंटर किया तो देखें यहाँ पे वही सेम काम करने से जब मैं बाहर कर रही हूँ कोई एरर नहीं आ रहा। तो इसमें क्यों नहीं एरर आया? क्योंकि इसने इसको एग्जीक्यूट ही नहीं अभी तक किया। एग्जीक्यूट तब करेगा जब मैं यहाँ पे जो है वो कॉल करूंगी टेस्ट ऑफ 8 के साथ या समथिंग। तो जब वो एग्जीक्यूट करना इस लाइन को शुरू करेगा तो एक्स को रिप्लेस करेगा, उसको डी मिलेगा ही नहीं, तो एरर आ जाएगा। ये डिलेड एग्जीक्यूशन है। तो जो नॉर्मल अब कई आप बाकी लैंग्वेजेस में ये काम करेंगे तो वहाँ आपको एरर आ जाएगा। मेरे पास अभी शायद डेव इंस्टॉल नहीं होगा, मेरी विंडो क्रैप्ट हो गई थी। मैं आपको C++ में भी लिख के दिखा देती तो वहाँ आपको एरर आ जाता। तो ये भी एक जो है ना वो पाइथन का एक अपना स्पेशल वो भी है। लेकिन जो लैम्डा फंक्शन है ना वो बाकी जिस लैंग्वेज में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो डिलेड एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करते हैं।
इसका फायदा होता है कि आप जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको आप बाद में जाके एग्जीक्यूट करवाएं, तो एरर आपको बाद में भी जाके पता चल सकता है कोई। मैम यहाँ पे सी प्लस एक्स, यहाँ पे एरर किस वजह से आ गया? बी अनडिफाइंड था इसी वजह से आ गया, हाँ क्योंकि हाँ एक्स जी, का वैल्यू तो बी अनडिफाइंड था। जी। जब आपने टेस्ट ऑफ 8 के साथ कॉल किया, एक्स रिप्लेस हो गया, बी का पता नहीं था, तो उसने इसी लाइन पे एरर दे दिया। ये देखिए लाइन भी लिख दिया उसने, बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यस मैम। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन ये है, अच्छा आगे ये इसी तरह का क्वेश्चन आगे से वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको करवाया कि आउटर फंक्शन है, फिर इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन आउटर उसको यूज कर रहा है, तो आप आउटर को 5 के साथ अगर कॉल करेंगे तो वो इनर फंक्शन रिटर्न कर देगा। लेकिन फिर अगर आप उसको आगे डबल उसके साथ कॉल करेंगे तो फिर वो 11 जो है वो आ जाएगा, 6 और 5, तो 6 और 5 को ऐड कर देगा। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आता है हाँ जी, अब थोड़ा सा ये आता है कि हमने लिस्ट के अंदर लैम्डा फंक्शन बना दिया। तो वो जो एक बच्चे का सवाल था ना कि हम एक ही लाइन में भी करना चाहें तो क्या है, तो कभी आपने ये इस तरह से एक ही लाइन में 3 फंक्शन तो नहीं ना वो रखे होंगे। तो हम ये कह रहे हैं कभी हमने एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम फंक्शन है, और उस लिस्ट का जो पहला फंक्शन है वो सिर्फ वही वैल्यू लेता है, एक ही इनपुट लेता है, वही रिटर्न कर देता है। वो सिमेट्रिक टाइप नहीं होता कि सेम वैल्यू वही रिटर्न कर देता है, जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो अब दूसरा फंक्शन है हमारे पास इस लिस्ट के अंदर जो कि इसका स्क्वायर कर रहा है। तीसरा फंक्शन ये है जो कि हमारे पास x को 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है। इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। ठीक है, ये 3 फंक्शन हमने बना लिए। अब अगर मैंने जो है वो इस लिस्ट का ब्रैकेट्स के ऊपर तवज्जो दीजिएगा कि मैंने इस लिस्ट का दूसरा फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो मैं लिखूंगी इस लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स, और ये फर्स्ट इंडेक्स ये एंटर करूंगी तो क्या रिटर्न करेगा, इसकी आउटपुट क्या होगी? रिटर्न सेकंड करेगा फंक्शन फर्स्ट इंडेक्स पे जो हाँ, तो वो क्या वैल्यू होगी? रिटर्न करेगा। फंक्शन, शाबाश, ये फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए इसके आगे मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगे, देखना पड़ेगा इसमें इनपुट कितनी जा रही है। तो इसमें एक इनपुट जा रही है, तो वो जो भी मैं लिखूंगी इसके अंदर वो पास हो गया, वो कॉल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने सेकंड फंक्शन कॉल करना है तो फिर मैं आगे उसको भी कोई वैल्यू दे सकती हूँ, वो कोई भी हो सकती है, -1 2 3। ये मैंने कॉल किया, उसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सेकंड इंडेक्स के ऊपर ये वाला फंक्शन पड़ा हुआ था। ठीक हो गया, तो अब हम यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं? अच्छा चले, अब उसके बाद आसिफ ने कोई बात पूछनी है? नहीं, चले आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक फंक्शन है, वो हम बनाते हैं विच इज, एक मिनट तो मिनिमाइज करते हैं। अच्छा, हमारे पास है डिफाइन रिटर्न मैक्स, और ये क्या कर रहा है, मैक्स का फंक्शन रिटर्न कर देता है। मैक्स का फंक्शन बिल्ट इन है, ठीक है, ये हमने नहीं बनाया। और ये मैक्स का फंक्शन जो है वो मैक्सिमम फाइंड आउट करता है। जैसे अगर मैं कर दूं मैक्सिमम के अंदर, आई गेस इसी सिंटैक्स से शायद कॉल हो जाएगा। ये मैक्स का फंक्शन है ना, ये मैक्स का फंक्शन कॉल करने का तरीका है कि आप इसके अंदर कोई चीज पास करें। तो मैं इस टाइम पे टपल पास कर रही हूँ 0 3 -1 4। तो ये क्या करेगा कि इस टपल में से जो मैक्सिमम वैल्यू वो आउटपुट कर देगा। तो ये बना बनाया एक फंक्शन है जो आप भी यूज कर सकते हैं। तो हमने एक अलग फंक्शन बनाया जो कि हमारा बना बनाया जो पहले से एग्जिस्टिंग फंक्शन है वही रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब इस फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है? अगर मैं यहाँ लिखती हूँ रिटर्न मैक्स, तो फिर ये जो है इसकी आउटपुट क्या होगी, एंटर करूंगी तो क्या आएगा? जी बच्चों, इसकी क्या आउटपुट होगी? क्या मैक्स एक बिल्ट-इन मैक्स फंक्शन है। तो इसकी आउटपुट जो है वो कोई फंक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये मैक्स का फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और उसके साथ बता दिया कि ये बिल्ट इन फंक्शन जो मैक्स है वो रिटर्न कर रहा है, आप वाला फंक्शन नहीं है। अब इसको कॉल करने का क्या तरीका होगा? अगर मैं रिटर्न मैक्स को कॉल करती हूँ तो आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर वैल्यूज भी कोई भेजनी पड़ेंगी।
वो जितनी मर्जी भेज दूँ, क्योंकि मैक्स का फंक्शन जो है वो जितनी मर्जी वैल्यूज इनपुट में एक्सपेक्ट कर लेता है। तो मैंने उसमें जो भी वैल्यूज भेजी उसने उसमें से मुझे मैक्सिमम वैल्यू बता दी। ठीक है, अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग काम होता है, वो ये कि मैंने बिल्ट इन फंक्शन मैक्स को इक्वल कर दिया बिल्ट इन फंक्शन मिनिमम के। मिनिमम जो है वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा। तो अब जो है मैक्सिमम का फंक्शन चेंज हो चुका हुआ है और जो हमारा वाला फंक्शन है वो मैक्सिमम रिटर्न कर रहा है। अब अगर मैं मैक्स ऑफ 8 1 -21 और 4 के लिए क्या एंटर करूंगी, तो अब क्या आउटपुट क्या आएगी इसकी एंटर करूंगी तो? मैम अब वो सबसे मिनिमम वैल्यू देगा -20। ठीक है, वो -21 दे देगा। इसी तरह से अब अगर मैं अपना रिटर्न मैक्सिमम वाला फंक्शन जो है वो कॉल करती हूँ 9 7 3 2, अब क्या होगा, अब क्या आउटपुट आएगी? 2 2 आएगी। 2 आएगी। क्यों 2 आएगी? क्योंकि रिटर्न मैक्स रिटर्न करता है मैक्सिमम को और मैक्सिमम अब मिनिमम हो चुका है, तो हमारा रिटर्न मैक्स वाला फंक्शन भी उल्टा चलना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमने असाइनमेंट ही चेंज कर दी है मैक्सिमम की। ठीक है, इसको दोबारा मैम अगर दोबारा किस तरह करेंगे? मैंने मैक्सिमम मैक्स फंक्शन अपना सही तरह करें। बस अब खराब हो चुका है काम, अब नहीं कुछ हो सकता है इसका। अब मिनिमम को वापस नहीं ला सकते क्योंकि हमने स्वैप नहीं किया, हमने वेरिएबल खराब कर दिया। मिनिमम को स्वैप करने से पहले अगर मैं किसी वेरिएबल के इक्वल सेव कर देती हूँ फिर स्वैप होता, अब वापस नहीं आ सकता। अच्छा, इस तरह हम किसी भी दो फंक्शंस को कर सकते हैं, हाँ जी, इक्वल इस कर तरह सकते आप टेस्ट करके देख लेते। तो हमारा एक टेस्ट का फंक्शन पहले से बना हुआ था और रिटर्न मैक्स का फंक्शन भी बना हुआ था। ठीक है, दोनों बने हुए थे। मैं टेस्ट को इक्वल कर दूं अगर रिटर्न मैक्स के तो हो गया। अब मैं टेस्ट को कॉल शायद कर सकती हूँ उसके साथ, जैसे मैं रिटर्न मैक्स को कॉल करती हूँ तो 0 2 4 लिख एंटर करूँ तो अब 0 मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर। मैम ये जो ठीक है, एम्प्टी ब्रैकेट ये क्या शो करता है ऊपर भी हैं। रिटर्न मैक्स के साथ जो एम्प्टी ब्रैकेट करता है ये क्या शो करता है? मैक्स शो करता है मिनिमम? एमपी ये फंक्शन कॉल किया है रिटर्न मैक्स ये को कॉल करने ये के लिए मैंने ना। हाँ जी, ये जो एम्प्टी ब्रैकेट ये जो मैक्सिमा इज इक्वल टू मिनिमा मिनिमा शो करता है यहाँ पे। ये देखो जो टेस्ट वाला फंक्शन है ना, अब मैं इसको कॉल करने लगी क्योंकि टेस्ट टेस्ट अगर लिख के एंटर करूंगी ना तो ये फंक्शन है ना, फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसके अंदर इनपुट्स भेजनी पड़ती हैं। अब टेस्ट चूंकि रिटर्न मैक्स का फंक्शन था, मैंने रिटर्न मैक्स को देखा कहाँ बना हुआ है, उसकी इनपुट में कुछ नहीं जा रहा था, इसका मतलब है कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट थी। अब ये लिख के मैंने एंटर किया, अब ये मुझे पता चला कि ये तो मैक्सिमम फंक्शन के इक्वल जो हम पहले रिटर्न कर रहे थे, लेकिन मैक्सिमम फंक्शन चूंकि मिनिमम के इक्वल हो गया वैसे ये मिनिमम फंक्शन रिटर्न कर रहा है टेस्ट विद एम्प्टी ब्रैकेट। तो अब ये मिनिमम फंक्शन को कॉल करने के लिए आगे से आपको पैरामीटर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये मिनिमम फंक्शन यहाँ तक हो गया। इसके बाद आप इसको वैल्यूज दे दें कोई भी और जो है आप लिख के एंटर करें तो आपको इसमें से मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आई यहाँ से? यहाँ से ऐसे इसी तरीके से मैक्सिमा कर सकते हैं मैम, और थोड़ा एग्जांपल करो जिस तरह आपने मिनिमा का किया। मिनिमम पे किया, अब मैक्सिमम के इक्वल मैं नहीं कर सकती ना क्योंकि मैक्सिमम का वेरिएबल वो मैं खराब कर चुकी हूँ। मैं बंद करके दोबारा चला के आपको बता सकती हूँ, चेक करने दें मुझे। दोबारा आइडियली खोलने से यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन ठीक है कि नहीं, अब इधर ठीक है, ठीक है, वो खराब नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ भला? आप क्या चाहते हैं कि मैं दोबारा से रिटर्न मैक्स का फंक्शन बनाऊँ? यस मैम, जिस तरह आपने एक टेस्ट ये फंक्शन बनाया और मैक्सिमा लिखा लेकिन इसका अपोजिट मिनिमा फाइंड हो गया, इसी तरह हम मिनिमा लिख सकते हैं उसके अपोजिट मिनिमा मैक्सिमा जी फाइंड कर हाँ, सकते बिल्कुल बिल्कुल, आप जो मर्जी कर लें, आपके पास इख्तियार है। अब ये है ना, मैंने ऐसे कर दिया ना। अब अगर मैं मैक्सिमम फंक्शन अभी क्या कर रहा है, मैक्सिमम फंक्शन ये करता है कि लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर देता है। तो ये 35 दे रहा है, मैं ऐसे कहती हूँ कि मैक्सिमम को टेस्ट के इक्वल कर देती हूँ। ठीक है, टेस्ट फंक्शन दूसरा था, अब मैक्सिमम फंक्शन टेस्ट फंक्शन के इक्वल हो गया। अब मैं टेस्ट ज्यादा एलिमेंट्स के साथ कॉल करती हूँ तो एरर देगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा टेस्ट का फंक्शन दो ही पैरामीटर्स एक्सपेक्ट करता है। इसी तरह से मैक्स को अब मैं ज्यादा एलिमेंट्स दे के अगर कॉल करूंगी तो मुझे फिर एरर आएगा। क्यों?
क्योंकि मैक्सिमम फंक्शन अब चेंज होकर टेस्ट फंक्शन बन चुका है, वो ज़्यादा वैल्यूज इनपुट पे नहीं ले सकता, वो सिर्फ 2 ले सकता है, और वो 2 अगर मैं ये करूँगी तो वो 5 हो जाएगा। जी आपसे पता चला। इसी तरह से मैं मिनिमम को भी टेस्ट के इक्वल कर दूं, और अब मिनिमम ऑफ मैं इस तरह से करने की कोशिश करूंगी तो एरर आएगा। तो मिनिमम भी 2 3 2 वैल्यूज के साथ ही कॉल कर सकती हूँ। तो अब मैक्सिमम भी सेम फंक्शन बन चुका है, मिनिमम भी सेम फंक्शन बन चुका है, क्योंकि मैंने दोनों को खराब कर दिया। जी आपसे बताया जी, समझ आ गई। अच्छा तेरा में है अब। अच्छा बच्चे भी टॉर्चर हो रहे, तुम भी टॉर्चर हो रही हो। अच्छा जो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है write a function called function list that takes in a list of functions and a number n। एक फंक्शंस की लिस्ट लेता है इनपुट में और एक नंबर लेता है, और वो सारा जो फंक्शंस हैं वो उस एक नंबर के ऊपर कॉल करता है बारी बारी। जो क्वेश्चन एक बच्चे का आया था कि इस लिस्ट में 2 फंक्शंस इस टाइम पे अगर मैं पास करती हूँ फंक्शन लिस्ट के अंदर और साथ एक वैल्यू देती हूँ, तो 4 जो है वो इसके अंदर भी पास होगा और फिर 4 जो है वो इसके अंदर भी पास होगा। हम ये वाला काम जो है वो करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को अब ये मैं बंद कर देती हूँ, मैं अपने पिछले इंटरफेस की तरफ वापस आ जाती हूँ यहाँ पे। अच्छा अब हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया था विद लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। एक हमने फंक्शन बनाया फंक्शन लिस्ट का, और इसके अंदर एक लिस्ट आ रही है एफ लिस्ट, जिसमें फंक्शंस होंगे और एक वेरिएबल होगा जो पास हो रहा होगा, और हमने रिटर्न क्या करना है एक लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर वो सारी वैल्यूज होंगी एफ लिस्ट ऑफ एन के, एफ ऑफ एन एफ फॉर एफ इन एफ लिस्ट। हर फंक्शन की लिस्ट में से बारी बारी हर फंक्शन पिक करना है और उस हर फंक्शन को उसके अंदर एन पास कर देना है। ये वाला काम हमने, क्वेश्चन यही था। इसका सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ कि वो ये है। अब लेट्स से मैं एक लिस्ट बनाती हूँ जिसमें मैं बल्कि ऊपर कहीं बनाई भी थी हमने, फंक्शंस की लिस्ट बनाई है, वही यूज कर लेती हूँ। हमने अभी ऊपर ये फंक्शन की लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर 3 फंक्शन बनाए थे। एक सिंपल सिमेट्रिक फंक्शन था, एक स्क्वायर कर रहा था, एक 3 से मल्टीप्लाई कर रहा था। तो मैं अपने फंक्शन को इस फंक्शंस लिस्ट के साथ कॉल करती हूँ और 5 पे कॉल कर देती हूँ, इनपुट 5 दे देते हैं। तो अब देखें कि क्या हुआ। पहली दफा जो फंक्शन था वो सिमेट्रिक फंक्शन था और उस सिमेट्रिक फंक्शन ने 5 ही रिटर्न कर दिया। दूसरा जो है वो स्क्वायर का था, उसने उसको 25 कर दिया। तीसरा जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा था, उसने सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल हो? जब तक सब ठीक है फिर आगे चलती हूँ। ठीक है फिर आगे चलते हैं। मैम आपका नेट बहुत खराब है, आवाज ठीक नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हैं आप? मैं बात कह तो रहा समझ हूँ आई। आपका आवाज बहुत खराब है, आप नेट मेरे साथ। अब खराब हो गए, ठहरे मैं नेट चेंज करती। बाकियों को भी खराब आ रही है, सिर्फ आपको खराब आ रही? और ठीक आ रही। ये मेरा नेट आवाज अच्छा ठीक है, अगर ठीक है मुझे बता दीजिएगा, मैं नेट स्विच कर लेती हूँ। 1 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट होगा नहीं, अब तो चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अगर किसी को दोबारा आवाज का मसला हो तो मुझे बता दे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हमने बनाना है एक रिकर्सिव सम का फंक्शन जो कि फंक्शन इनपुट में लेता है। ठीक है, कोई एक फंक्शन है इन दैट टेक्स अ फंक्शन एंड अ नंबर n, और एक नंबर लेता है और रिटर्न करता है सम रिजल्ट्स ऑफ फंक्शन अप्लाई टू 1 to n। यानी आपको एक नंबर मिला, एक फंक्शन मिला है और आपने रिटर्न करना है 1 से लेकर n तक सारी वैल्यूज। अगर मैं 10 देती हूँ तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10 उन 10 वैल्यूज को फंक्शन के साथ कॉल करके देना है।
ठीक है, ये उस कितना आसान हो जाएगा। जैसे अगर आपने टेस्ट केसेस अपने चलाने होते हैं, आपने 15 वैल्यूज के ऊपर चेक करना है, तो आप सिंपल लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से जो है ना वो 1 से n तक 15 वैल्यूज के ऊपर अपने फंक्शन को कॉल करके भी देख सकते हैं, जो अभी पीछे हमने सारा किया। यहाँ पे एक एडिशनल बात ये है कि उन सबको कॉल करने के बाद सम भी कर देना है, यानी उन सबके आंसर्स को सम कर देना है। ठीक है, अब उस फंक्शन को कैसे कॉल करना है, जैसे जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन पास किया, और अगर मैं इसमें 3 इनपुट भेजती हूँ तो जो आंसर आना चाहिए पहले 3 क्रॉस 3, फिर 2 क्रॉस 2, फिर 1 क्रॉस 1, और इन सबको सम कर देना। हर वैल्यू को 1 से लेकर n तक इस पे ये फंक्शन अप्लाई होगा और आपको आउटपुट इन सब की सम होकर टोटल 14 मिल जाएगी। ठीक है, अब ये फंक्शन लिख लेते हैं। ये अच्छा, और फंक्शन है हमारे पास रिकर्सिव सम, और उसमें हमने एक इनपुट पास कर दी f और एक इनपुट है n। अच्छा, अब रिकर्सिवली करना है। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन लिखने का कहा गया है, तो इसका मतलब है कि हम इसको थोड़े रिकर्सिव लॉजिक से सोचेंगे तो पहले बेस केस सोचना होता है। बेस केस हमारे पास क्या है कि फंक्शन ने एंड कब होना है, उसने खत्म कब होना है। तो बेस क्या बनेगी हमारे पास, जहाँ पे हमने इसको रोकना है। हमारे पास रेंज में वैल्यू चल रही है ना, तो बता सकते हैं इसका बेस केस क्या होगा, ये क्या होना चाहिए जब वैल्यू 1 आ जब एंड पे 1 पहुंच हो जाए। जाए। जो आखिरी वैल्यू, हाँ, दो तरह से आप सोच सकते हैं। आप फंक्शन पहले 1 पे अप्लाई करें और बढ़ाते जाए जब तक कि फंक्शन एन तक नहीं पहुंच जाता। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर वैल्यू एन के ऊपर पहुंच जाए तो फिर क्या होना चाहिए। और अगर आप उल्टा चल रहे हैं तो फिर आप किस तरह से करेंगे, इफ n इज इक्वल टू 1। n तक जाने में एक मसला होगा, लेकिन खैर वो आप ट्राई कीजिएगा, वो क्या मसला है। यहाँ पे अगर n जो है वो 1 के इक्वल हो जाता है तो फिर हम सिंपल वही फंक्शन n के साथ कॉल करके रिटर्न कर दें। ठीक है, उसमें समेशन कुछ नहीं करना, सिर्फ वही फंक्शन रिटर्न कर देना है। और अगर उसके 1 के अलावा वैल्यूज है तो हमने क्या करना है कि फंक्शन ऑफ n ये कॉल कर देना है, प्लस दोबारा से यही काम दोहराना है रिकर्सिव सम को सेम फंक्शन के साथ, लेकिन n-1 वैल्यू के साथ। ठीक है, ये लॉजिक फॉलो किया। इसको समझने के लिए एक और तरीका, अगर मैंने फाइंड आउट करना हो 1 + 2 + 3 + 4 सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट करनी है, अगर मैंने इसकी रिकर्सिव लॉजिक लिखनी है अप टू n, तो उसका क्या तरीकेकार होता है। उसका तरीका यह है कि मैं सम ऑफ सीरीज का कोई फंक्शन बना लूँ, उसमें मैं n कर दूं, और मैं कहूँ कि अगर n मेरा 1 तक पहुंच जाता है तो सिंपली रिटर्न कर दे 1, और एल्स में वो क्या करे, वो n रिटर्न कर दे n प्लस दोबारा से सम ऑफ s का फंक्शन विद n-1 वैल्यू। ये वो वाली लॉजिक है, अगर आपको याद हो कि हम पहले करते थे। तो अब अगर मैं सम ऑफ s को 5 के साथ कॉल करती हूँ तो वो ये होगा। एक और तरीके से आपको बताती हूँ, अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो प्रिंट स्टेटमेंट्स के साथ। यहाँ पे मैं लगती हूँ प्रिंट ऑफ n इज इक्वल टू प्लस str ऑफ n, और यहाँ पे हम लिख देते हैं n ऑफ 1, और सेम वही चीज फंक्शन ऑफ n, और यहाँ पे else में मैं फिर प्रिंट लिखती हूँ, और इधर आपको लिखती हूँ recalling। तो ये ना एक तरीकेकार होता है, अगर आपको रिकर्जन को समझना हो ना तो आप ये इस तरह की प्रिंट स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ जगह के ऊपर लगा कर जो है वो कर सकते हैं। जैसे एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने अगर करना हो तो आपको इस तरीके से करना चाहिए, और वो उससे बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाती है। तो मैंने लिखा फंक्शन दिस प्लस रिकर्सिव सम ऑफ जो वैल्यू है वो हमारे पास है str ऑफ n-1 प्लस दिस थिंग। होपफुली इसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, और फिर मैं मैम यहाँ आपने से इसके साथ जो रिटर्न लगाया है उसमें फंक्शन लिखा, जबकि हम सम एस वाला कर रहे हैं तो वो ऊपर वाले में चला ओहो जाए। ओहो ओहो
ओहो ओहो ओहो, सही कह रही हैं आप, कह तो आप बिल्कुल सही रही हैं। एक सेकंड, नहीं शुक्र है ये बैक हो जाता है, बाज़ औक़ात केस में बैक भी नहीं होता। अच्छा ये हो गया फंक्शन ऑफ दिस प्लस, आप लोग इसके बाद कोई क्लास तो नहीं? बच्चों क्लास है क्या? कैलकुलस की है, कैलकुलस की है। अच्छा मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट ही है, चलो 1 मिनट, मैं चाह रही थी ये डिस्कशन पूरी हो जाए, 4 मिनट लगे, चलो। अच्छा ये अब तो कोई सिंटेक्स एरर होपफुली नहीं होना चाहिए, इसको लिख के मैम एरर कर लास्ट देते हैं। स्टेप में भी आपने फंक्शन लिख दिया है, सम लिखना था। सही कह रही है। अब ये थोड़ा देर से बताया तो बेटर कर दी मैंने। 1 मिनट, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं, इधर हमने क्या लिखना था, इधर हमने n लिखना है। अब इंशाल्लाह ठीक हो गया होगा। अब अगर मैं सम ऑफ s को कॉल करती हूँ 5 के साथ, अब आप ये देख रहे हैं, ये समझ आइए। सिर्फ ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखने से बात कैसे पता चली कि पहले n ऑफ 5 के साथ फंक्शन कॉल हुआ और फिर हमारे पास क्या हुआ है कि, बल्कि मुझे यहाँ पे str ऑफ n ही लिखे रहने देना चाहिए था। तो बात शायद आप समझिए कि पहली दफ़ा हमारे पास हुआ 5 प्लस सम s ऑफ 4, फिर हमारे पास हुआ 4 प्लस सम s ऑफ 3, फिर 3 प्लस सम s ऑफ 2 और फाइनली ये सारी वैल्यू ऊपर वापस चली गई और इकट्ठे होके कंजॉइंट 15 रिटर्न हो गया। ठीक है, ये बात सबको है ही, क्योंकि ये डिबगिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप इस तरह से प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा लेना तो आपको पता चल जाता है कि फंक्शन कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे श्रिंक कर रहा है। अभी मैं इसको और भी प्यारे तरीके से लिख सकती थी कि आपको समझ में आता है, लेकिन टाइम शॉर्ट है। मैं आगे चलूं? यस मैम, ऐसा लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज 1 अप टू 9 एंड फिर बाद में कंडीशन लगाए लेस कंप्रेहेंशन। आसिफ जैसे आपके सवाल नहीं समझ आया, आवाज भी सही तरह समझ नहीं आई, क्या कहा आपने? नहीं, आपकी आवाज अब तो नहीं आ रही, मुझे आपका सवाल नहीं आसिफ समझ आया। चलो आपने नहीं, दोबारा नहीं आपकी कोई आवाज आई तो मैं आगे चलती हूँ। अच्छा अब फिबोनाची है, फिबोनाची सीक्वेंस आपको मैंने पहले करवाई हुई है, वो भी रिकर्सिव वर्जन उसका ये है, वो ग्रो एक्सपोनेंशियली करता है क्योंकि फिबोनाची होता है प्रीवियस 2 एलिमेंट्स का सम। तो जब भी एक फिब कॉल होगा उसके साथ 2 फिब के फंक्शन दोबारा कॉल होंगे, तो वो 2 है, 2 ब्रांचेस बनती जाएंगी ट्री में पहले 1, फिर इसके बाद 2, फिर दूसरे से आगे 2 एंड सो ऑन। तो जब तक n खत्म नहीं होता तब तक ये ग्रो करता जाएगा। तो इसकी जो टाइम होगा रन टाइम वो 2 रेज़ टू पावर n होगा। अब ये लास्ट 2 क्वेश्चंस थे जो शेयर किए हुए थे, ये इसका डायरेक्ट लिंक बनता है फिबोनाची ऑफ सीक्वेंस से। ये मसला क्या है, ये मसला आपको समझाने के लिए बता देती हूँ और सोल्यूशन यहीं पे डिस्कस कर लेती हूँ टाइम शॉर्ट होने की वजह से। तो प्रॉब्लम क्या कहती है कि हम जो है वो खड़े हुए हैं यहाँ पे सीढ़ियों में, ठीक है, और ये थोड़ा सा इसकी वो छोटे कर लेते हैं। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपके पास इस तरह से स्टेप केसेस बने हुए हैं, ठीक है। आप या तो एक स्टेप उठा सकते हैं या आप 2 स्टेप उठा सकते हैं, ठीक है, और आपने इवेंचुअली यहाँ पे पहुँचना है अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। तो आपके पास कितने पॉसिबल तरीक़ेकार हो सकते हैं अगर आपके पास n स्टेयर केसेस हों, आपके पास सीढ़ियाँ n सीढ़ियाँ हों, तो आप कितने स्टेप्स आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्टेप्स नहीं कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप ऊपर जा सकें। जैसे ये 4 तक सीढ़ियों के लिए आप पहले 1 कदम लें, फिर 2 कदम लें, फिर 1 कदम लें तो आप पहुँच सकते हैं, या पहले 2 कदम लें और फिर 1 कदम लें, आप फिर यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसी तरह से आप पहले 1 कदम लें, फिर 1 ही कदम और ले लें, फिर 1 कदम और चढ़ जाएँ, तो और फिर आप जो है या एंड पे 2 कदम चल लें, आप इस तरीके से पहुंच सकते हैं, या पहले 2 ले लें और वाइस वर्सा। बात फॉलो करें तो आपके पास कितने पॉसिबल तरीके कार है सीढ़ियाँ चढ़ने के। ये सवाल है कि अगर आपको कहा जाए कि आप एक वक्त में 1 स्टेप उठा सकते हैं या एक वक्त में 2 स्टेप उठा सकते हैं, इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। इसके 2 बेस केसेस बनते हैं कि या तो वो 0 से, अगर आपके नंबर ऑफ स्टेप्स 0 हो जाएं,
तो इसका मतलब है कि आप 1 रिटर्न कर दो, एक तरीक़ेकार होगा, यानी आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं तो वो एक तरीक़ेकार काउंट होगा। अगर आप जो है वो 0 से कम स्टेप्स में है तो वो 0 रिटर्न हो जाए। ये क्यों लिखा है ये भी समझा देते हैं। अब सेम फंक्शन आपका है, इसको कॉल कर दें विद नंबर ऑफ स्टेप्स -2, यानी 2 पॉसिबिलिटीज है। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको, 2 मिनट इंशाल्लाह लगेंगे। अगर आप, मैं ये स्टेयरकेसेस बना लेती हूँ। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या आप एक कदम उठाएं या आप 2 कदम उठाएं। ठीक है, ट्री बनाना शुरू करते हैं। आप ये हैं, आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, या तो एक कदम उठाएंगे या 2 कदम उठाएंगे। तो ये कितने तरीकेकार हो गए? फिलहाल ये 2 तरीकेकार हो गए प्लस करने। उसके बाद जब आप इस स्टेप पे पहुंच गए हैं, स्टेयरकेस नंबर 2 के ऊपर, अभी ये स्टेयरकेस नंबर 1 पे, या 0 कह लें और इसको स्टेयरकेस नंबर 1 कह लें। जब आप स्टेयरकेस नंबर 1 तक पहुंचे, आपके पास फिर 2 मजीद पॉसिबिलिटी, ठीक है, या तो आप एक कदम उठाते हैं या आप 2 कदम उठाते हैं इसका, और ये उठाने के बाद आप स्टेयरकेस नंबर 2 पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी तरीकेकार बीच में सम हो जाएगा। इसी तरह से आप जब यहाँ पे जाते हैं, एक कदम उठाएं या 2 कदम उठाएं तो आप इधर पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे 2 उठाने से इधर पहुंच जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं तो ये तो एक तरीका हो गया, 0 पे पहुंच के तो एक तरीका हो गया। अगर इसमें से 2 माइनस करेंगे तो वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू काउंट नहीं करनी, तो इसलिए वो वाला तरीकेकार काउंट नहीं किया, वो 0 कर दिया, तो ये +0 हो जाएगा। 1 वाला तरीका एक काउंट हो जाएगा। इसी तरह से ये ट्री ग्रो करेगा, यहाँ पे ये ट्री ग्रो करेगा, क्योंकि जब ये खत्म हो जाएगा इस यहाँ पे बेस केस, ये ऊपर सम रिटर्न करता जाएगा। इस वाली ब्रांच पे आएगा तो पहले ये वाली ब्रांच एक्सप्लोर होगी, फिर इस वाली ब्रांच पे आएगा, फिर ये एक्सप्लोर होगी, तो इवेंचुअली सारा सम होके इधर आपको टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही काम हुआ है कि जो क्लाइंट स्टेयरकेस का फंक्शन पहले स्टेप्स -2 पे कॉल हुआ और फिर स्टेप्स -1 पे कॉल हुआ। ठीक है, बात फॉलो कर ली है आप लोगों ने? ये क्लैरिटी आ गई है कुछ के नहीं? क्वेश्चन किसी का इसके ऊपर कोई है? ये तो नहीं तुम लोग दूसरी क्लास ज्वाइन करके बैठ गए हो, मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं हम इधर ही हैं। इधर ही है, समझ आ गई बात है ये? यस मैम, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन इसी का जो है ना एक्सटेंशन है। बस ये है कि अब आपसे कहा गया कि सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए आपके पास एक या 2 की पॉसिबिलिटीज नहीं है, आपके पास 1 से लेकर मैक्सिमम अब जितने मर्जी चाहो स्टेप्स उठा सकते हो। आप 1 उठा लो, आप 2 उठा लो, आप कोई बहुत ही वो क्या कहते हैं मॉन्स्टर टाइप बंदे हो तो आप डायरेक्टली जंप मार के एंड ऑफ सीढ़ियों पे भी पहुंच सकते हो। तो फिर आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है? तो बेस केसेस हमारे सेम रहेंगे, बस फर्क क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन लग जाएगी कुछ ना। और वो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में क्या होगा कि आपके पास क्लाइंट स्टेयरकेस का फंक्शन आपको 1 पे भी कॉल करना पड़ेगा, आपको 2 पे भी कॉल करना पड़ेगा, तब तक के जब तक के मैक्सिमम स्टेप्स ना हो। तो यहाँ पे ये देखें, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है फॉर आई इन रेंज। रेंज जो है वो हमारे पास 1 से लेकर मैक्सिमम स्टेप्स तक की पूरी लिस्ट बना ली है, और उसके बाद क्लाइंट स्टेयरकेस का फंक्शन उस लिस्ट के हर एलिमेंट पे कॉल किया है, और उसके बाद इन सबको सम कर दिया। और सेम वही काम किया, क्योंकि पहले 2 स्टेप्स थे, अब मल्टीपल हैं, तो वो समेशन कॉल करनी पड़ गई, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो मैक्स स्टेप्स कितने हैं। तो वो जो सम का फंक्शन है वो सबको प्लस कर देता है। ठीक हो गया? ये बस आपकी ये डिस्कशन थी, और ये लैम्डा फंक्शन, और ये रिकर्जन के ऊपर कुछ सवाल थे, रिकर्जन के ऊपर। जी आयशा? मैम वो एक क्वेश्चन था, एक हमारी लास्ट वाली डिस्क का फर्स्ट वाला, वो भी डिस्कस करवाना था, आपको मेल किया था। लास्ट वाली डिस्क? अच्छा, मैंने यही 2 सवाल देखे। फाइनल। तो अभी तो आपकी क्लास में शुरू हो गई। मैं फिर उसकी हो गई स्टार्ट। हाँ, उसकी मैं फिर आपको ना बाद में रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो अगर जरूरत हुई तो मुझे बता दीजिएगा, कि कोई और क्लास रख लूंगी, इसमें डिस्कस कर लेंगे। मैम वो फर्स्ट तक जमा करवानी है असाइनमेंट, तो चलें आज। अब मुझे या तो ना सवाल लिख के दे दें, वो वाला सवाल तो मैं आपको बता दूंगी। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो ईमेल कर दें, कि मुझे जरूरत महसूस हुई तो क्लास रख लेंगे। अगर एक आधा सवाल है तो वो रिकॉर्डिंग पे दे दूंगी। ठीक है? ओके मैम। चलें, ठीक है। आसिफ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप शायद बोल रहे हैं लेकिन हम तक आवाज़ नहीं आ रही। तो ये आपने तो कुछ कहना है? बाकी अटेंडेंस 1 मिनट में डाउनलोड कर लूँ, फिर आप जा सकते हैं। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़। मैम मैंने पूछा था कि जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं उसके जी लिए जी अगर हमने रन टाइम निकालना हो वो एक्सपोनेंशियल होता है। ये मैक्सिमम ये डिपेंड करता है कि आपने लॉजिक कैसे डेवलप किया। इसको आप मतलब कह नहीं सकते। यहाँ पे 2 इसलिए लिखा था 2 रेज़ टू पावर n था क्योंकि फिबोनाची सीक्वेंस की 2 ब्रांचेस बन रही थी हर दफा। एक फंक्शन जो है ना वो 2 फंक्शंस को कॉल कर रहा था, अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा था, वो भी 2 दफा। ठीक है, और उसके बाद फिर वो वाले फंक्शन अपने आप को 2 यस कर रहे थे, तो 2 ब्रांचेस की वजह से था। तो जो इम्प्लीमेंटेशन होगी उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट बनेगी। ठीक है मैं मेरा लास्ट क्वेश्चन का अभी तक पता नहीं चला। मैम इस हाँ तरह करें कि आसिफ को मेरे पास ही है, आप टेंशन ना लें। अच्छा जी, तो ये क्या कहना था आपने? मैं मेरा लास्ट क्वेश्चन जो था दो मैं कह केस रहा था अपलोड कि होते नेक्स्ट रिकॉर्डिंग मैं कह रहा था कि नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर में आप रिकर्सिव फंक्शन का रन टाइम निकालने का मेथड एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, मैं कोई शॉर्टली कर लूंगी क्योंकि रन टाइम की कैलकुलेशन का सिर्फ आपने ठीक है अंदाजा लगाना है। ठीक है, तो वो किसी ठीक है शॉर्टली में डिस्कस कर लूंगी। और ठीक है आसिफ, थैंक यू। आपको मैं इंशाल्लाह उसी ईमेल का जवाब दे दें, मैं आपको रिप्लाई में इसके मार्क्स बता दूंगी। उसी ईमेल का ना दोबारा मुझे भेज दें, मैं जवाब में मार्क्स बता दूंगी। अच्छा, बाकी बच्चे जाएं शाबाश अपनी क्लास अटेंड करें। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं क्लास ऑफ करती हूँ। ठीक है, चलें ठीक है बच्चों, अटेंडेंस मैंने ले लिया। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।